नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने NISM 5A के स्टडी मटेरियल में चैप्टर 11 जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस के ऊपर में है, आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करने आया हूं। सही बोलूं तो सबसे छोटा चैप्टर शायद पूरे सिलेबस में यही है जिसको कि कवर करने में हमें सबसे कम समय लगेगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है डिस्कस करने के लिए और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो आइए चलिए इस चैप्टर में मैं आपको ले चलता हूँ। इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं बेंचमार्क्स के बारे में। ये चैप्टर काफी हद तक डिस्कशंस करते जा रहा है कि बेंचमार्क क्या होता है, किस तरह का बेंचमार्क बनता है, किस तरह की स्कीम में किस तरह का बेंचमार्क होना चाहिए, प्राइस रिटर्न इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है, हम अपने म्यूचुअल फंड के स्कीम के परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं, इसमें शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो वगैरह के बारे में बताया गया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ ले बेंचमार्क क्या होता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपसे बोलूं कि भाई लेट्स से मैं बोलता हूं कि मेरे बच्चे ने क्लास में 60% मार्क्स लाया, ये अच्छा है कि बुरा है, आई डोंट नो, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि क्लास के बाकी सारे बच्चों ने 40% मार्क्स लाया और मेरे बच्चे ने 60% मार्क्स लाया, तो मैं बोलूंगा कि यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। लेकिन अगर वही मैं बोलता हूँ कि लेट्स से क्लास के सारे बच्चों ने 80% मार्क्स लाए हैं और मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस 60% का है, तो शायद उसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर किड्स इज नॉट गुड। तो इसीलिए किसी भी चीज को मैं अच्छा या बुरा तभी बोलूंगा जब मैं उसके परफॉर्मेंस को किसी कंपेरेबल चीज से आंकूंगा और चेक करूंगा कि भाई वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का स्टैंड अलोन रिटर्न अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार मेरे स्कीम ने 12% रिटर्न बनाया है, ये अच्छा है कि बुरा है, इसको बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसको मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ एक बेंचमार्क के सामने और फिर बोलता हूँ कि ये रिटर्न्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो हर स्कीम का, दोस्तों ये याद रखिएगा, हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है जो कि फंड हाउस डिसाइड करती है, AMC डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद द ट्रस्टीज। जो भी मैंने अपने स्कीम का बेंचमार्क बना रखा है, मुझे अपने SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करना जरूरी है। क्या मैं कुछ भी चीज को बेंचमार्क बना दूंगा और बोलूंगा कि ये बेंचमार्क है? जी नहीं। बेंचमार्क बनाते वक्त हमें तीन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का। दूसरा हम ध्यान रखते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है। एंड तीसरा हम ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है स्कीम की। सो लेट्स से अगर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल गेन्स करना या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो अकॉर्डिंगली हम उसका बेंचमार्क चूज करेंगे। वैसे ही एसेट एलोकेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई हमारा कितना पैसा, जो मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ, उस स्कीम के अंदर में कितना परसेंट इक्विटी में है, कितना पैसा डेट में है, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से मैं बेंचमार्क बनाता हूँ। और तीसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कि भाई वो लार्ज कैप मिड कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो एक मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं एक बेंचमार्क बनाता हूँ, राइट। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि भाई एक बार अगर मान लीजिए मैंने एक स्कीम का बेंचमार्क बना दिया, तो क्या पूरे लाइफ लॉन्ग मेरा वही बेंचमार्क रहेगा? जरूरी नहीं है। अगर एक AMC चाहे तो वह ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम दे कैन चेंज देयर बेंचमार्क एज वेल। Whenever they change, the change needs to be justified. The trustees have to approve the change of benchmark and it has to be documented, right? जनरली लोग जनरली AMC चेंज कब करती है? जब मान लीजिए उसको कोई एक बेटर बेंचमार्क मिल गया हो, या फिर मान लीजिए कि उसका कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ हो और विद द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव द न्यू बेंचमार्क इज मोर सूटेड। सो हम जो भी बेंचमार्क बनाते हैं, जनरली उस बेंचमार्क का कैलकुलेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है और वो रेगुलरली पब्लिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्राइस रिटर्न इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये दोनों क्या चीजें हैं? प्राइस रिटर्न इंडेक्स जो होता है वह सिर्फ कैपिटल गेन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स को देखता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई सेंसेक्स निफ्टी मान लीजिए 10,000 था, निफ्टी 12,000 हो गया, तो जो बेंचमार्क जो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसने 20% रिटर्न दिया। तो जो मैं प्राइस पॉइंट टू प्राइस पॉइंट का अगर मैं रिटर्न कंपेयर करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं जो रिटर्न की बात कर रहा हूँ वो है प्राइस रिटर्न इंडेक्स, राइट। हाउएवर, अगर मैं इस दो प्राइस पॉइंट के बीच में अगर और कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हो, लाइक गिविंग डिविडेंड्स और गिविंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, अगर मैं उनको भी जोड़ दूं और उसके बाद मैं बोलूं कि मेरे पर्टिकुलर इंडेक्स ने या मेरे पर्टिकुलर स्टॉक ने मुझे क्या रिटर्न दिया है, तब उस रिटर्न को हम कहते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स, राइट। तो जनरली देखा जाता है कि
प्राइस रिटर्न इंडेक्स में अगर मैं डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट्स को जोड़ दूं तो वो बन जाता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। 2018 फरवरी तक मार्केट में सारे फंड मैनेजर्स प्राइस रिटर्न इंडेक्स को ही दिखाते थे अपने परफॉर्मेंस को बताते समय, क्योंकि इस तरह से उनका उनका परफॉर्मेंस जनरली अच्छा दिखता था। लेकिन सेबी ने कहा कि दिस इज नॉट द राइट वे to tell your investors whether you've done good or bad, and hence from February 18 SEBI made it compulsory that every fund would have to report the TRI return of the benchmark and not the PRI. So the shift to TRI has been one in the direction of increasing the transparency in our mutual fund industry. मतलब आप सोचो कि पहले क्या होता था कि पहले एक फंड मैनेजर बोलता था कि यार मेरे स्कीम ने 12% रिटर्न दिया और उसी सेम पीरियड में निफ्टी का मूवमेंट लेट से 11% का हुआ, तो मैंने तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन जो निफ्टी का मैं प्राइस मूवमेंट देख रहा हूँ उसके अंदर में निफ्टी के जो शेयर्स हैं उन्होंने डिविडेंड्स भी दिए हैं, और आपको पता है डिविडेंड देने के बाद आपका शेयर प्राइस घट जाता है और वो आपके निफ्टी में उसी हिसाब से दिखता है। तो अगर मैं कंस्टिट्यूएंट्स के दिए हुए डिविडेंड्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी अगर मैं जोड़ दूं तो मैं शायद देखूंगा कि भाई इंडेक्स का रिटर्न जो है वो टोटल 12.5% का है। तब मुझे रियल परफॉर्मेंस समझ में आएगी। अब आते हैं चूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो अगर मैं इक्विटी स्कीम की बात करूं एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्कीम, आई हैव टू लुक इनटू स्कीम टाइप, I have to look into choice of investment universe, and I have to look at the choice of portfolio concentration at the time of deciding my benchmark. तो जब मैं स्कीम टाइप डिसाइड कर रहा हूँ मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम है कि एक सेक्टोरल स्कीम है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल चूज माय बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ आईटी सेक्टर में मेरा स्कीम इन्वेस्ट करने जा रहा है तो मैं बेंचमार्क भी कोई निफ्टी आईटी इंडेक्स को ही लूंगा, राइट। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का मतलब ये हो गया कि भाई वो क्या खाली बड़े शेयर्स को इन्वेस्ट करेगा कि छोटे शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेगा, मतलब वो खाली लार्ज कैप ओरिएंटेड है कि मिड कैप ओरिएंटेड है कि वो हर तरह के शेयर्स उठा रहा है। अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड माय बेंचमार्क। सो इफ माय mutual fund scheme is more large cap oriented, then perhaps the benchmark that I would choose would be a Nifty or a Sensex. चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मींस कि मेरा पोर्टफोलियो के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारे फंड मैनेजर ने डिसाइड किया है उसने क्या बताया कि मैं कितने स्टॉक्स जनरली रखूंगा। अगर वो बोलता है कि भाई मैं 25 30 40 स्टॉक ही रखूंगा तो इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, और शायद फिर मेरा जो बेंचमार्क होगा दैट माइट बी निफ्टी 50, राइट। और वही अगर वो बोलता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो में 70 80 100 शेयर होने वाले हैं and accordingly I have a very diversified portfolio, then in that case I will choose maybe a BSE 200 or a BSE 500 as my benchmark, right? Similarly डेट के अंदर में भी जब मैं स्कीम का बेंचमार्क चूज करता हूँ तो स्कीम का टाइप, उसका चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स कि भाई वो ट्रिपल ए पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या टेन्योर के पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली आई चूज एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर में जनरली, क्योंकि आपको मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि हाइब्रिड स्कीम्स में इक्विटी डेट आर्बिट्राज वगैरह तीनों चीज होते हैं, तो अकॉर्डिंगली एवरी स्कीम इन हाइब्रिड कैटेगरी विल हैव टू चूज अ कॉम्पोजिट बेंचमार्क। सो ये कॉम्पोजिट बेंचमार्क जो होता है ये जनरली इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल बताती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अ हाइब्रिड अग्रेसिव स्कीम द बेंचमार्क कैन बी अ क्रिसिल हाइब्रिड 25 प्लस 75। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 जो बता रहे हैं ये बोल रहे 25% डेट है जिसको कि ये बताएंगे थ्रू क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स, राइट। और जो 75 जो इनका इक्विटी है वो बताएंगे थ्रू S&P BSE 200। तो इस तरह का एक मिला जुला एक ये बेंचमार्क बनाते हैं जिसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस अपनी बताते हैं। तो हाइब्रिड स्कीम्स का बेंचमार्क ऐसे बनता है। नेक्स्ट है गोल्ड ETFs। तो देखो गोल्ड ETFs आर ट्रैकिंग द गोल्ड प्राइसेस एंड हेंस गोल्ड प्राइसेस इज द बेंचमार्क फॉर गोल्ड ETFs। इंटरनेशनल फंड्स डिपेंडिंग अपॉन कि पैसा किस कंट्री में किस सेक्टर में एलोकेट हो रहा है उस हिसाब से उसका बेंचमार्क बनता है। फॉर एग्जांपल अगर पैसा यूएस मार्केट में लग रहा है तो उसका बेंचमार्क होगा S&P 500। सर्टेन स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स जो कि हम जनरली मैक्सिमम स्कीम्स में देखते हैं वो इक्विटी स्कीम्स में सेंसेक्स या निफ्टी होता है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स होते हैं। अगर कोई हमारा लॉन्ग टर्म डेट स्कीम होता है तो उसमें 10 ईयर जीसेक यील्ड्स को बेंचमार्क बनाया जाता है। वही अगर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है तो जनरली एक साल के ट्रेजरी बिल को बेंचमार्क बताया जाता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रादर इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही सेक्शन है, वो है कि हम एक फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस को कैसे आंकेंगे। क्या सिर्फ मैं दो फंड का रिटर्न कंपेयर करके बोल दूंगा कि जो फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया वो फंड ज्यादा अच्छा है? जी नहीं।
अगर मैं बोलता हूँ स्कीम ए इसने 10% दिया, स्कीम बी उसने 15% रिटर्न दिया, तो बताइए कौन सा स्कीम बेहतर है? आप बोलोगे सर स्कीम बी बेटर है क्योंकि उसने 15% रिटर्न दिया। लेकिन अगर मैं आपको अब इसके बाद में ये बताऊं कि स्कीम बी ने 7 तल्ले से छलांग लगाई थी और स्कीम ए ने सिर्फ 1 तल्ले से छलांग लगाई, तो आप बताओ कि कंसिडरिंग द रिस्क दैट अ स्कीम हैज टेकन, विच स्कीम हैज डन अ बेटर जॉब? तो परहैप्स आप बोलोगे सर क्योंकि कंपैरेटिवली स्कीम ए ने कम रिस्क लिया और स्कीम बी ने ज्यादा रिस्क लिया, तो रिस्क के अनुपात में स्कीम ए ने ज्यादा रिटर्न बना के दिया। तो ये जो हम लोग रिस्क और रिटर्न दोनों को दिमाग में रखते हुए किसी फंड का परफॉर्मेंस बताते हैं, उसको हम लोग वेरियस क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू मेजर करते हैं। और उसमें तीन मेजर जो बहुत ही फेमस है वो है शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और अल्फा। तो मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताता हूँ। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हम जब भी इस तरह का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं, तो हमेशा हम न्यूमरेटर के अंदर में, इन रेशियोज के केस में हम न्यूमरेटर के अंदर में एक्सेस रिटर्न लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम रिस्क लेते हैं। अब आप याद करिए, जब मैं एक्सेस रिटर्न बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि एक फंड ने एक रिस्क फ्री रिटर्न से कितना एक्स्ट्रा दिया। मतलब मान लो मेरे फंड ने 12% रिटर्न दिया, अगर मैं पैसा तुम्हें नहीं देता तो मैं पैसा एफडी कर देता लेट से। तो एफडी का रिटर्न अगर 6% का है और अगर मेरे स्कीम ने 12% दिया, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुमने जो रिस्क लिया था उसके लिए तुमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे बना के दिया। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ये हमारा न्यूमरेटर होता है इन केस ऑफ बोथ शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो, राइट। लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है दोनों केस में। दोनों केस में डिनोमिनेटर जो है वो रिस्क है, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग द रिटर्न्स मेड पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो शार्प रेशियो वाले भाई साहब ने जब ये एक रेशियो बनाया तो उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम अपना मेजर ऑफ रिस्क मानेंगे, और ट्रेनर रेशियो वाले बंदे ने कहा कि हम बीटा को अपना स्टैंडर्ड अपना मेजर ऑफ रिस्क मानेंगे। आपको याद होगा हमने पहले किसी चैप्टर में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, वेरिएंस, ऑल दीज आर वेज टू मेजर रिस्क, राइट। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आर एस माइनस आर एफ, मतलब कि फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब जो एक्सेस रिटर्न बना, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिस्क दैट द फंड हैज टेकन, दैट इज कॉल्ड एज द शार्प रेशियो। तो ऑब्वियसली अगर दो स्कीम में जिस स्कीम का शार्प रेशियो ज्यादा होगा, मतलब फॉर पर यूनिट ऑफ रिस्क अगर उस स्कीम ने ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, तो उस फंड को हम बेहतर कहेंगे। सिमिलरली ट्रेनर रेशियो के अंदर में भी आर एस माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा कर रहा है, यानी कि जो एक्सेस रिटर्न स्कीम ने बना के दिया कंपेयर टू उसकी बीटा से, उस रेशियो को हम ट्रेनर रेशियो कहेंगे। एग्जाम में जब आपको नंबर्स बताए जाएंगे और एग्जाम के प्रेशर में हॉल में बैठे हुए जब आप देख रहे होंगे कि भाई आर एस भी दिया हुआ है, आर एफ भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया और बीटा भी दिया है, और उस समय आपको याद नहीं आ रहा होगा कि सर ने क्या बताया था शार्प रेशियो के अंदर में कौन सा लेते थे, तो याद करने का एकदम सिंपल फंडा आपको बताता हूँ, इसको रट लीजिएगा। शार्प रेशियो एस से स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी एस से स्टार्ट होता है। तो अगर एग्जाम में शार्प रेशियो का क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन हमको यूज करना है। और बीटा में हमेशा क्या आता है? बीटा मतलब ब और ट ट आता है ना, तो याद रखिएगा ट्रेनर रेशियो का अगर कोई सवाल आएगा तो हमको बीटा यूज करना है, राइट। तो वेरी सिंपल फंडे, ऑब्वियसली ये सब किताब में नहीं लिखे हैं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थर्ड, जो एक और मेजर है टू कैलकुलेट अ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। अल्फा क्या करता है? अल्फा बोलता है कि भाई जो सीएपीएम मॉडल है उसके हिसाब से कंसिडरिंग द बीटा ऑफ अ पर्टिकुलर फंड, एक फंड को कितना रिटर्न आइडियली देना चाहिए था, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क दैट अ फंड हैज टेकन। उस फंड का आइडियली क्या रिटर्न बनना चाहिए था एज पर द सीएपीएम मॉडल, राइट, कैपिटल अकाउंट प्राइसिंग मॉडल। तो सीएपीएम मॉडल के रिटर्न से अगर मैं देखूं कि मेरे फंड ने कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है, तब मैं बोलूंगा कि देखो दिस इज द आउट परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड मैनेजर एंड दैट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज अल्फा। सो लेट्स से मेरे फंड का बीटा है मान लीजिए 1.2, और मार्केट के रिटर्न्स के अनुसार आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग द रिस्क फ्री रिटर्न मेरी स्कीम को बनाना चाहिए था लेट्स से 12% का रिटर्न, लेकिन मेरी स्कीम ने एक्चुअल में बना के दिया 14% का रिटर्न। तो दिस एक्स्ट्रा 2% रिटर्न इज बिकॉज ऑफ द स्मार्टनेस ऑफ माई फंड मैनेजर एंड दैट इज वॉट वी कॉल एज अल्फा। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मान लीजिए स्कीम ए और बी है, दोनों के रिटर्न्स बता दिए 15% और 10%, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे देगा, दोनों का बीटा भी दे देगा और दोनों का रिस्क फ्री रिटर्न भी दे देगा। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूट द शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? आर एस माइनस आर एफ। तो आर एस ए के केस में 15% है, बी के केस में 10% है। आर एफ दोनों का सेम ही होगा, रिस्क फ्री रिटर्न जो कि 6% है।
शार्प रेशियो एस से स्टार्ट होता है तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप उससे डिवाइड कर लीजिए। तो आप देखिए स्कीम ए का शार्प रेशियो आया 0.6 और स्कीम बी का शार्प रेशियो आया 1.2। तो अगर पूछा जाएगा कि भाई दोनों में से बेहतर स्कीम कौन सी है, तो मैं बोलूंगा स्कीम बी बेहतर है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग मी मोर रिटर्न्स कंपेयर टू द रिस्क दैट दे आर टेकिंग। Although the absolute returns of scheme A is more than scheme B, but risk adjusted returns of scheme B is more than that of scheme A। ट्रेनर रेशियो का अगर कंप्यूटेशन करेंगे तो वही न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह बीटा यूज करना है, बीटा ट से ट्रेनर, तो उस हिसाब से डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 0.8 हो रहा है स्कीम ए स्कीम बी के केस में, और उस हिसाब से उनका ट्रेनर रेशियो निकल के आ रहा है। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रैकिंग एरर जो है, इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ कंसिस्टेंटली अ फंड इज एबल टू आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क। इसका मतलब कि मेरा फंड जो एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है वो कितना कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है। सो ट्रैकिंग एरर को हम कैसे कंप्यूट करते हैं? इट इज कंप्यूटेड एज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय फंड। एक्सेस रिटर्न मतलब मेरे फंड का रिटर्न माइनस मेरे बेंचमार्क का रिटर्न। अभी मान लो मेरा बेंचमार्क निफ्टी है, निफ्टी ने 12% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बना के दिया लेट्स से, और मेरे स्कीम का ईयर ऑन ईयर लेट्स से 14% का रिटर्न आया। मतलब किसी साल में हो सकता है कि निफ्टी ने 10 दिया, मेरे स्कीम ने 11 दिया, किसी साल में निफ्टी ने 4 दिया, मेरे स्कीम ने 7 दिया। तो अकॉर्डिंगली जो वेरिएशन, अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करूंगा ऑफ द एक्स्ट्रा रिटर्न, कि भाई पहले साल में जहां 11 और 10 का फिगर था तो एक्स्ट्रा रिटर्न 1% का था, जिस साल में 4 और 7 की बात थी तो एक्स्ट्रा रिटर्न 3% का था। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न का अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा तो इसको मैं बोलता हूं ट्रैकिंग एरर, राइट। इंडेक्स फंड्स के केस में भी ट्रैकिंग एरर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड्स रिटर्न एंड द मार्केट रिटर्न इज कॉल्ड एज ट्रैकिंग एरर। माने क्या? अभी मानो मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड क्या होता है, कि जो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, राइट। तो मान लीजिए कोई एक सेंसेक्स फंड है, तो हर सेंसेक्स फंड का रिटर्न एक जैसा ही होना चाहिए। मतलब अगर यूटीआई का भी सेंसेक्स फंड है और लेट्स से आईसीआईसीआई का भी सेंसेक्स फंड है और एसबीआई का भी सेंसेक्स फंड है, और अगर सेंसेक्स ने एक्चुअल में 12% का रिटर्न दिया है, तो ये यूटीआई सेंसेक्स फंड और आईसीआईसीआई सेंसेक्स फंड सबका रिटर्न 12% होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? जी नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है रिटर्न्स के अंदर में, हम देखते हैं कि लेट्स से यूटीआई सेंसेक्स फंड का रिटर्न आया 11.8 और वही आईसीआईसीआई सेंसेक्स फंड का रिटर्न आया 12.2। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? दीज डिफरेंसेस कैन बी ऑन मेनी अकाउंट्स लाइक फंड एक्सपेंसेस, the amount of cash that the fund is holding, or they are not able to buy or sell the underlying index stocks, और कॉर्पोरेट एक्शंस जिस हिसाब से हुए या ट्रेडिंग इनएफिशिएंसीज हुई, इनके वजह से थोड़ा बहुत रिटर्न वेरी करता है। तो इस वेरिएशन को हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। एंड आइडियली व्हेन आई एम चूजिंग एन इंडेक्स फंड, आई वुड वांट टू गो विद अ फंड व्हिच कंप्लीटली मिरर्स द इंडेक्स एंड हुज ट्रैकिंग एरर इज द लोएस्ट। स्कीम परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, ये याद रखिएगा कि फंड हाउस जो होता है वो स्कीम की सूटेबिलिटी को थ्रू अ रिस्कोमीटर बताता है। ये आपके स्क्रीन के नीचे ये जो दिया हुआ है, ये जो कांटा सा एक बनाया हुआ है तराजू पे, इसको कहते हैं रिस्कोमीटर। ये हमने पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस किया था, अभी फिर आपको बताता हूँ कि रिस्कोमीटर के अंदर में बेसिकली सेबी ने एक तरह का इंडिकेशन दिया कि अगर मैं गांव देहात में जाऊंगा और किसी इन्वेस्टर को बोलूंगा कि भाई लार्ज कैप और फोकस्ड फंड और स्मॉल कैप फंड, तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इसको पिक्टोरिकली दिखाऊंगा कि भाई तेरा पैसा मैं इस फंड में लगाने जा रहा हूँ, और वो उस घड़ी के कांटे के हिसाब से उसका रिस्क जो है हाई पर है, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि भाई मेरा पैसा एक हाई रिस्क स्कीम में लग रहा है, जो कि मान लो एक 100% इक्विटी स्कीम हो। तो वो स्कीम क्या मेरे रिस्क एपेटाइट के अनुसार सूटेबल है कि नहीं, ये चीज मैं समझ पाऊंगा थ्रू दिस रिस्कोमीटर। स्कीम को अपने रिटर्न्स बताने पड़ते हैं। आपने ये एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा था, जब हमने पहले पढ़ा था कि 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न आपको बताना पड़ेगा, और आपको अपना रिटर्न वीजा वी द बेंचमार्क बताना पड़ेगा। तो ये आपको अपना स्कीम का पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपना पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया जा रहा है। जनरली जो फैक्ट शीट्स आती है उसमें जो कमेंट्रीज आती है उसके अंदर में फंड मैनेजर बताता है कि वो किस हिसाब से स्टॉक्स सिलेक्ट कर रहा है, and on a monthly basis they also disclose their portfolios। स्कीम का जो परफॉर्मेंस है वो आप गूगल कर सकते हैं। आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं लाइक वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल, आप वहां जाकर दे सकते हैं। हमारी किताब में बताया गया कि आप एमफी के वेबसाइट पे भी जा करके किसी भी स्कीम का परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं।
सो दैट्स इट दोस्तों, ज्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा चैप्टर था, मैंने आपको कहा था। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंस इट इज फाइनलाइज्ड अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेंचमार्क कैन नॉट बी चेंज्ड एट अ लेटर रेट। तो ये याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जरूरत पड़े तो फंड हाउस विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज दे कैन चेंज द बेंचमार्क। सो अगेन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बोला कि म्यूचुअल फंड कैन नॉट चेंज। तो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि ये ट्रू है तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो याद रखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और वेरिएंस तीनों जो है वो रिस्क के मेजर्स हैं, लेकिन शार्प रेशियो जो है दैट इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो कि रिस्क और रिटर्न दोनों को कंपेयर करता है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग अ स्कीम्स बेंचमार्क। तो ये याद रखिए मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एसेट एलोकेशन, इस तीन के बेसिस पे तो मैं डेफिनेटली बेंचमार्क डिसाइड करूंगा। लेकिन मैं स्कीम के पास्ट रिटर्न को किसी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करके नहीं बोलूंगा कि भैया ये मेरा बेंचमार्क है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे स्कीम ने रिटर्न बना के दिया, जो कि इक्विटी स्कीम है, मैंने रिटर्न बना के दिया 6%, और मेरे को अपने आप को अच्छा दिखाना है तो मैं बोलूंगा कि भाई लेट्स से अभी एक साल का एफडी जो है वो 5% में बनता है, तो चलो मेरा बेंचमार्क जो है कंसिडरिंग द पास्ट रिटर्न्स आई टेल यू दैट माय बेंचमार्क इज 1 year एफडी। कैन आई डू दैट? नो, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाई? because the investment objective, asset allocation pattern and investment strategy is not the same. So schemes past returns is never used to decide the benchmark. Next question, what takes into account all dividends generated from the basket of constituents? याद रखिएगा मैंने आपको पीआरआई और टीआरआई सिखाया था। पीआरआई मतलब प्राइस रिटर्न इंडेक्स के अंदर में हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब मैं टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करता हूं तो मैं उसमें इन द मीनवाइल जो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स दिए गए उनको भी जोड़ देता हूं। सो इफ आई हैव टू इंक्लूड डिविडेंड्स देन द आंसर इज टीआरआई। Last question, which is the most appropriate measure of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? Answer is tracking error, कि भाई benchmark से कितना सटा हुआ उसका रिटर्न, कितना क्लोजली वो ट्रैक कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, उसको हम ट्रैकिंग एरर से देखते हैं। जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम होगा वो उतना बढ़िया इंडेक्स फंड है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। uh, this is the standard disclaimer that I have given in all my 10 videos that I have made till now, that all this preparation that I am doing with you, this is just to help you clear this exam. I always recommend that you should be referring to the textbook that NISM has provided. एग्जाम बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ी बुक पढ़ने की जरूरत है, थोड़े हमारे नोट्स देखने की जरूरत है, एंड हमारा वीडियोस को फॉलो कर लीजिए। एंड इफ एट ऑल यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द मॉक टेस्ट, देन यू कैन give your name, mobile number and email id to the email address that is given on your screen, which is phenomaticssolutions@gmail.com. I will reply back to you and give you an access to my Google Classroom, wherein I've got more than 700 questions waiting for you. एंड आई बिलीव कि अगर आप उसको अगर आप कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर नाउ। मैं आपसे फिर मिलूंगा हमारे लास्ट वीडियो के अंदर में जो चैप्टर 12 पर है, और हम इसको रिलीज करके हम अपना ये NISM 5A का सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।